नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से अद्यतन रखने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञानदूत कार्यक्रम का इनिशिएटिव लिया गया है। ये एक अद्भुत नवाचार है जिसमें हम विविध विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार लेक्चर रिकॉर्ड करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस कड़ी के अंतर्गत मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा एक बार फिर से कौटिल्य पर एक लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम कौटिल्य के कार्मिक प्रशासन के बारे में समझेंगे। जब भी हम कौटिल्य को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर रह जाते हैं और कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था से भी अधिक महत्व दिया जाता है कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को। लेकिन यदि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें, थोड़ा गहन अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि प्रशासन के समस्त परिप्रेक्ष्य को कौटिल्य ने सविस्तार रेखांकित किया है, विवेचित किया है, विश्लेषित किया है। कौटिल्य के कार्मिक प्रशासन पर आपके समक्ष जो विचार मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका मुख्य स्रोत कौटिल्य अर्थशास्त्र है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जब हम अध्यक्ष प्रकरण पर एक अधिकरण को पढ़ते हैं जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का द्वितीय अधिकरण है, तो हम कार्मिक प्रशासन की बहुत सारी समस्याओं से रूबरू हो पाते हैं। कौटिल्य ने कहीं भी किसी भी चैप्टर में कार्मिक प्रशासन के बारे में स्पष्टतः वैसे नहीं लिखा जैसे आज हम लोक प्रशासन के विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये सच है। लेकिन इस कार्मिक प्रशासन को समझने के लिए कौटिल्य ने जो 150 अध्याय लिखे, उनमें अलग अलग श्लोक में आपको कार्मिक प्रशासन मिलता है, आपको ढूंढना पड़ता है। तो कौटिल्य के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कार्मिक प्रशासन की कुछ विषय वस्तु हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये इंटरेस्टिंग होगी, आपके लिए अच्छी होगी। कौटिल्य ने कार्मिक प्रशासन के बारे में जो बात की, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती की। कौटिल्य जब भर्ती की बात करते हैं, हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि कौटिल्य विविध पदों की बात करते हैं। प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौटिल्य एकाधिक पदों की बात करते हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के उपरांत भी कौटिल्य केवल राजा के ऊपर सारा उत्तरदायित्व नहीं थोपते, वरन उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण करते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण है वहाँ पर। और जब कभी भी विकेंद्रीकरण होगा तो पदों का सृजन होगा। सत्ता पद में निहित है, व्यक्ति में निहित नहीं है, नहीं होती, आप जानते हैं। तो जो पद सृजित किए हैं कौटिल्य ने, जो अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण अध्यक्षीय प्रकरण में हमें देखने को मिलते हैं, उन पदों के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि इन पदों पर भर्ती योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा का कृपा पात्र होने से किसी व्यक्ति को एक पद दे दिया जाए। अब जब पदों पर भर्ती योग्यता के आधार पर होगी तो योग्यता का परीक्षण कैसे होगा? निश्चित रूप से ये परीक्षण वैसा नहीं होगा जैसा आज के युग में है। आज हम यूपीएससी आरपीएससी की बात करते हैं, लेकिन ये परीक्षण वैसा नहीं है। ये परीक्षण है 4 प्रकार से। जब कभी भी हम कौटिल्य के कार्मिक प्रशासन पर चिंतन करें या किसी से चर्चा करें, तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कौटिल्य अर्थशास्त्र आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कृति है। 2500 साल पहले एक विद्वान ने, एक विचारक ने हमें वह व्यवस्था दी जो निश्चित रूप से व्यवहारिक धरातल पर अनुकरणीय है। ये प्रशंसनीय बात है। लेकिन जिस तकनीक के युग में आज हम जी रहे हैं, उस तकनीक की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तब ऐसा नहीं था। तो
भर्ती के लिए जिन 4 प्रकार के परीक्षण की बात कही, उसमें कौटिल्य कहते हैं कि पहला परीक्षण है अर्थोपदा। अर्थोपदा क्या हुआ? बहुत से ऐसे पद है जो पिछला लेक्चर अगर आपने सुना हो, वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, जहाँ पैसे से संबंधित बात होती है, जिसमें धन सम्मिलित होता है, अर्थ सम्मिलित होता है। जैसे सन्निदाता का पद आपने देखा होगा, जो कोषाध्यक्ष है। अब ऐसी स्थिति में असन्निदाता के अधीनस्थ और भी अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जब कभी भी राज्य में अर्थ से संबंधित पदों पर किसी को नियुक्त करना हो तो उसका अर्थोपदा परीक्षण किया जाना चाहिए। अर्थोपदा परीक्षण का मतलब हुआ कि व्यक्ति को धन से संबंधित लालच दो, परोक्ष रूप से। राजा का कोई गुप्तचर उस व्यक्ति को धन से संबंधित लालच दे, जैसे तुम राजा के विरुद्ध ये बोल दो, तुम्हें हम इतना पर्ण दे देंगे, पर्ण तत्कालीन मुद्रा है, या तुम इस कार्य को ऐसे व्यक्त कर दो, झूठ बोल दो, तो हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, या तुम जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में हिसाब को गलत कर दो, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, इतनी मुद्रा दे देंगे, या इतना स्वर्ण दे देंगे। और यदि व्यक्ति इस लालच में आ जाता है तो परीक्षण में फेल है, वह असफल है। ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले विभाग में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और यदि व्यक्ति समस्त प्रकार के प्रलोभनों को ठुकरा देता है, किसी प्रलोभन में नहीं आता, तो उसे धन से संबंधित पद जैसे समाहर्ता है, जैसे सन्निदाता है, इन पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे ही कौटिल्य कहते हैं कि एक परीक्षण है अर्थोपदा, धर्मोपदा, सॉरी, पहले हम अर्थोपदा पढ़ लिया, अब हम धर्मोपदा पढ़ रहे हैं। एक परीक्षण है धर्मोपदा। धर्मोपदा परीक्षण के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को धर्म से संबंधित कार्यों पर लगाया जाना है, उनकी धर्मोपदा परीक्षण किया जाना चाहिए। धर्मोपदा परीक्षण का उद्देश्य है व्यक्ति की नैतिक शक्ति को समझना, कि व्यक्ति क्या धर्म से डरता है, क्या धर्म में आस्था रखता है, क्या व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, क्या व्यक्ति को अपने ही कर्तव्य को ईमानदारी से पूरे करने के लिए वो व्याकुल है, विपरीत परिस्थितियों में भी क्या वो धर्म के अनुकूल व्यवहार करता है। यह परीक्षण धर्मोपदा कहलाता है। कि व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए कहा जाए, यदि वह झूठ नहीं बोलता तो धर्मोपदा में पास हो जाता है। उसको धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कहा जाए, उसे अनैतिक आचरण करने के लिए कहा जाए, तो वह धर्मोपदा परीक्षण में पास है। और ऐसा जो व्यक्ति धर्मोपदा परीक्षण में पास है, इस व्यक्ति को राज्य में पुरोहित के पद पर या धर्म से संबंधित कार्यों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना है। एक परीक्षण और है भयोपदा। यह भयोपदा परीक्षण है कि क्या व्यक्ति निडर है, डर तो नहीं लगता, घबरा तो नहीं जाता, जिंदगी में विपरीत परिस्थितियों को देखकर पलायन तो नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक कोई संकट उत्पन्न हो जाए और व्यक्ति वहाँ खड़ा हो। इस परीक्षण को करने के लिए राजा सुनियोजित रूप से एक व्यक्ति पर कभी आक्रमण करवा देता है, कोई पीछा करवा देता अपने गुप्तचरों के माध्यम से, और वह व्यक्ति अगर डर जाता है जो राज्य की सेना में शामिल होना चाहता है, सुरक्षा कर्मी बनना चाहता है, वो यदि डर जाता है तो उस परीक्षा में असफल हो जाता है। और यदि वह नहीं डरता है तो उसे सेना में या सुरक्षा संबंधी कार्यों पर लगाया जा सकता है। ये है भयोपदा परीक्षा। और अंतिम परीक्षा है कामोपदा परीक्षा। कामोपदा परीक्षा वह परीक्षा है जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, कहीं स्त्रियों के संबंध में कमजोर तो नहीं,
कई स्त्रियां इसको झांसे में लेकर अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं कर सकती। ये परीक्षण किया जाता है कि स्त्रियों के संदर्भ में व्यक्ति का चरित्र कैसा है। चरित्र के बहुत से आयाम हैं, लेकिन जब हम कामोपदा परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें केवल स्त्रियों से संबंधित उसके चरित्र का परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति लोलुप तो नहीं है। ऐसी ही परीक्षा के लिए नव युवती को, सुंदर स्त्री को उस पुरुष के पास भेजा जाता है। यदि वह पुरुष अपने पदच्युत हो जाता है, काम वासना से गिर जाता है, तो वो परीक्षण में असफल है। और यदि वो अपनी काम वासना पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उस स्त्री को ससम्मान उसके सामने पेश आता है, तो ऐसे पुरुष को अंतःपुर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आप जानते हैं कि अंतःपुर वह स्थान है, वह महल है या राजमहल का वो भाग है जहाँ परिवार की स्त्रियाँ रहती है, रानियाँ, राजकुमारियाँ। तो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कामोपदा परीक्षण में उत्तीर्ण व्यक्ति को लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती है वो पूर्ण रूप से योग्यता पर आधारित थी। तो ये परीक्षण है, व्यक्तित्व को परीक्षित करने के तरीके हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति भर्ती के लिए आता था तो राजा उससे सवाल जवाब करता था। राजा के मंत्री सवाल करते थे कि जिस पद के लिए वह भर्ती होना चाहता है उस पद का उसको ज्ञान है या नहीं। जैसे सुवर्णा अध्यक्ष को सोने का ज्ञान है या नहीं है, आकरा अध्यक्ष को खानों का ज्ञान है या नहीं है, आयुधगारा अध्यक्ष को हथियारों का ज्ञान है या नहीं है। तो इस प्रकार का सैद्धांतिक परीक्षण जांचने के लिए, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू लिया जाता था और उसके व्यक्तित्व की आंतरिक कमियों को या आंतरिक साहस को जानने के लिए अर्थोपदा, धर्मोपदा, भयोपदा और कामोपदा परीक्षण किया जाता था। भर्ती के बाद हम बात करेंगे प्रशिक्षण की। कौटिल्य ने लोक सेवाओं में प्रशिक्षण को भी पर्याप्त महत्व दिया और कौटिल्य का कहना है कि एक व्यक्ति जब पद पर आ जाता है उसके बाद पद के दायित्वों का उचित निर्वहन करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें उस क्षमता का विकास किया जाए, वह क्षमता हो। और इसलिए कौटिल्य प्रशिक्षण को महत्व देते हैं। कौटिल्य प्रशिक्षण को महत्व देते हुए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की बात करते हैं। यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि कौटिल्य सेवा पूर्व शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति एक पद पर आए तो उसको अपने पद से संबंधित सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यद्यपि अभी हमने समझा कि भर्ती के समय राजा और राजा के मंत्री व्यक्ति से, जो कि भर्ती होने के लिए आ रहा है, जो आवेदक है, जो प्रत्याशी है, उससे सैद्धांतिक विषयों के बारे में सवाल जवाब करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के बाद जब व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, पद पर आ जाता है, तो उसे और सैद्धांतिक ज्ञान समझाया जाता है। जैसे सुवर्ण अध्यक्ष का उदाहरण हमने लिया था कि सोने की परख के बारे में समझाया जाता है, सोने कैसे बनता है, सोना शुल्ब शास्त्र के बारे में समझाया जाता है, और बहुत सारे शास्त्र मार्केट के बारे में समझाया जाता है, सोने के तोल माप के बारे में समझाया जाता है, जिसको आप कहते हैं कैरेट्स के बारे में, यानी उसकी शुद्धता के बारे में उसको समझाया जाता है। तो सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता। इससे ज़रूरी है कि उसको सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान दिया जाए। फिर व्यक्ति को पद दे दिया जाता है। पद देते समय क्या होता है कि उच्च अधिकारी के साथ कार्य पर लगा दिया जाता है। उच्च अधिकारी के साथ जब कार्य पर लगाया जाता है तो व्यक्ति उच्च अधिकारी के साथ कार्य करता है। दो बातें हैं इसमें, उच्च अधिकारी को कार्य करते हुए देखता है और कार्य करते हुए देखकर वो सीखता है, और दूसरी बात स्वयं कार्य करता है और अपने अनुभव से सीखता है। ये खास बात है। देखिए, इस बात को समझिए कि 2500 साल पहले उस तरह की प्रशिक्षण संस्थाएं नहीं थी जिस तरह की प्रशिक्षण संस्थाएं आज है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण एकेडमी नहीं थी। उस समय सरदार पटेल पुलिस एकेडमी नहीं थी। वो प्रशिक्षण एकेडमीज ना होने के बावजूद प्रशिक्षण की बात करते हैं कौटिल्य।
और वो कहते हैं कि उच्च अधिकारियों को देखकर सीखो। एक उच्च अधिकारी के साथ उसके अधीनस्थ जो लगाए जा रहे हैं, जो भविष्य में उच्च अधिकारी होंगे, वो कार्य करते हुए देखे, स्वयं कार्य करे, उच्च अधिकारी का सहयोग करे। और जब सहयोग करेंगे, स्वयं कार्य करेंगे, उच्च अधिकारी का पर्यवेक्षण उनके साथ जुड़ा रहेगा, तो वह सीखेंगे, अनुभव से सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। जब वो सीख लेंगे तो उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से अपने पद का दायित्व निर्वहित कर सकते हैं। ये कौटिल्य ने प्रशिक्षण की बात कही। प्रशिक्षण के बाद कौटिल्य पदोन्नति की बात कहते हैं। कौटिल्य के समय में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें 3 प्रकार के पदों की जानकारी मिलती है: युक्त, उपयुक्त, तत्पुरुष। ये जो 3 प्रकार के पद हैं, युक्त जो सर्वोच्च पद हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो युक्त है। उपयुक्त अध्यक्षों का सहयोग करने के लिए जो उनके अधीन लगाए गए हैं, वो उपयुक्त है। और तीसरे स्तर पर जो सेवक है, वो तत्पुरुष कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पद हैं अलग अलग विभागों में। जैसे एक पद है लेखक। लेखक है जो आज हमारे क्लर्क होते हैं। लिपिक है जो कि फाइल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। आष्टांकन होता है, टाइपिंग होती है। उस समय टाइपिंग नहीं होती थी, अब तो कंप्यूटर पे सारे काम हो रहे हैं। तो उस समय हाथ से लिखा जाता था और लिखी हुई को सुरक्षित रखा जाता था। इस कार्य को करने के लिए लेखक के पद का सृजन कौटिल्य ने किया है। तो ये युक्त, उपयुक्त, तत्पुरुष, ये जो पद हैं, इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति पदोन्नति भी किए जाते थे। सही कार्य कर रही हैं, कार्य में लक्ष्यों की प्राप्ति कर रही हैं, अपनी नैतिकता को बनाए रख रही हैं, इनके कार्य से राज्य को लाभ हो रहा है, तो उन्हें पदोन्नति दी जाती थी, पद की उन्नति दी जाती थी। ऐसा कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा लिखा हुआ है। कभी आपको समय मिले और आपका मन करे तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के पृष्ठ जरूर पलटिए। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए वो ज्ञान का खजाना है। यद्यपि सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का खजाना है, पर मैं लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि एक बार कौटिल्य अर्थशास्त्र के पृष्ठ जरूर पलटिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कौटिल्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अनुभवी हो जाता है, वयोवृद्ध हो जाता है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उत्तराध्यक्ष बनाया जाता है। उत्तराध्यक्ष का मतलब हुआ निरीक्षक। किसी भी डिपार्टमेंट का एक नेता वो बन जाएगा, नेतृत्व करेगा, और वो देखेगा कि उसके अधीन जो लोग हैं, युक्त है, उपयुक्त है, तत्पुरुष है, वह ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, हमने लिख दिया वयोवृद्ध, पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो अपने कदमों पर सामान्य रूप से न चल पाए, जिसको चलने के लिए सहारे की ज़रूरत हो, पालकी की ज़रूरत हो, ऐसा व्यक्ति। अब देखिए, यहाँ एज लिमिट नहीं है। कौटिल्य कहीं भी ये नहीं लिख रहे 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, नहीं नहीं नहीं। जब तक उसकी शारीरिक क्षमता है, वो कार्य कर रहा है। लेकिन अब शारीरिक क्षमता क्षीण हो गई है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको उत्तराध्यक्ष बना दिया जाए। और जब मानसिक क्षमताएं भी क्षीण हो जाए तो उसको रिटायरमेंट दे दिया जाए, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो कौटिल्य पद की उन्नति की बात करते हैं कि उसको उच्च पद प्रदान कर दिया जाए। उत्तराध्यक्ष उच्च पद है। तो कौटिल्य आज के युग के समय जो हम कहते हैं कि कुछ सालों बाद, हमें 9 साल बाद, 10 साल बाद, 18 साल बाद, 19 साल बाद ये डीपीसी होगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, और पदोन्नति मिल जाएगी। निश्चित रूप से वैसे पदोन्नति की बात नहीं करते। वो पदोन्नति की बात कर्मचारी की अच्छाई, उसके कार्य कुशलता के बदले में उसको दी जाने वाली पहचान या दी जाने वाले सम्मान के रूप में करते हैं कि कर्मचारी निष्ठा से कार्य कर रहा है तो उसको सम्मान प्राप्त होना चाहिए, और ये सम्मान है कि उसका पद बढ़ा दिया जाए, पद की उन्नति कर दी जाए। तो कौटिल्य पदोन्नति की बात करते हैं। पिछले लेक्चर यदि आपने ध्यान दिया तो कौटिल्य कर्मचारियों के वेतन की बातें भी करते हैं कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। एक खास बात हम करें कि कौटिल्य जिस वेतन व्यवस्था की बात करते हैं, वह वेतन व्यवस्था वार्षिक थी, ईयरली दी जाती थी। कई बार मैं सोचती हूँ कि ये व्यवस्था क्यों थी, वार्षिक क्यों थी। तो मुझे इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है
कि देखिए जो टैक्सेस लिए जाते थे वो वार्षिक होते थे। फसल का उत्पादन हर महीने नहीं होता था। फसल से जो इनकम प्राप्त होती थी, राजा को जो उसका 16वां भाग दिया जाता था, व्यापार का जो 8वां भाग दिया जाता था, वो सब वार्षिक आधार पर दिया जाता था। तो इनकम वार्षिक आधार पर थी, तो राजा जो वेतन देता था वो भी वार्षिक आधार पर देता था। आज भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स के लिए, तो हम वार्षिक आधार पर ही कैलकुलेशन करते हैं। तो न्यूनतम वेतन 60 पण था। पण उस समय की मुद्रा है। 60 पण न्यूनतम वेतन दिया जाता था। और इस वेतन की सीमा देखिए कि अधिकतम वेतन 48,000 पण था। राजा, युवराज, राजमाता को भी वेतन दिया जाता था। वेतन भोगी अधिकारी थे ये लोग। यही खासियत है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, कौटिल्य के विचारों की, कि वह राजा को भी जनता का सेवक मानता है, बावजूद इसके कि वो देवीय सिद्धांत का भी समर्थक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत को बहुत महत्व दिया है कौटिल्य ने। देवीय सिद्धांत की अवहेलना नहीं की है, उसको खारिज नहीं किया है, लेकिन राजा को जनतंत्र व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार शासक प्रजा के लिए है, वैसे ही कौटिल्य ने शासक को प्रजा के रूप में साबित किया, स्थापित किया है। और राजा, युवराज है, राजमाता है, इनको वेतन दिया जाता है और इन सबको 48,000 पण वेतन मिलता था। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें वेतन का जिक्र भी मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रत्येक अध्यक्ष के लिए, अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए आचार संहिता है। उस आचार संहिता का पालन करना ही होता है। कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता की अवहेलना करता है या कोई व्यक्ति राजकार्य में बाधा उत्पन्न करता है या राजद्रोह करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह अनुशासनात्मक कार्यवाही मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती थी। अर्थदंड, अगर कोई राजकीय अधिकारी से ऐसा अपराध हो जाता है या वो कर देता है जिसकी क्षतिपूर्ति धन से की जा सकती है, कंपनसेशन जिसका हो सकता है, तो उसको अर्थदंड दिया जाता था। जितने धन का नुकसान हुआ है उसका दुगना धन उससे वसूल किया जाता था, ये अर्थदंड है। वाकदंड, अगर मान लीजिए कोई क्षति ऐसी हुई है, कोई नुकसान ऐसा हुआ है जिससे प्रतिष्ठा की हानि हुई है, थोड़ी कम हुई है हानि, आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, लापरवाही वाला जो अपराध हो जाता है कि समय पर कोई काम करना चाहिए था वो समय पर पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में वाकदंड दिया जाता था। डांट दिया, अपमानित कर दिया, फटकार दिया, चुनौती दे दी, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, डरा दिया, धमका दिया। इस प्रकार का दंड भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का हिस्सा होता था, जो आज भी है, जिसको हम माइनर पनिशमेंट कहते हैं। एक बड़ा दंड दिया जाता था, मेजर पनिशमेंट भी होता था, और वो बड़ा दंड होता था पदाउन्नति, कि व्यक्ति को नीचे पद पर ले आओ, उपयुक्त को तत्पुरुष बना दो। तो ये पदाउन्नति होती थी कि व्यक्ति को नीचे पद पर, अब अभी तक वो जिन अधिकारियों को आदेश दे रहा था, अब उनके आदेशों को मानेगा, यह अपमानजनक है, तो ये भी एक दंड दिया जाता था। और इन सबसे बढ़कर जो दंड होता था वो था कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा कार्य करता है जो राज्य के खिलाफ षड्यंत्र हो या जो राजद्रोह हो, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी, उस कर्मचारी की संपत्ति राजा के द्वारा जब्त कर ली जाती थी, और राजा के द्वारा उस संपत्ति को जब्त करके उस व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था। उस व्यक्ति का सब कुछ छूट गया है। अब ये एक गंभीर दंड की अवस्था है, और ये दंड तब दिया जाता था जबकि किसी अधिकारी के द्वारा राजद्रोह हो जाए, उससे ऐसा अपराध हो जाए जिससे कि राज्य के सम्मान को ठेस पहुँचे, राजा का जीवन खतरे में पड़ जाए, राज्य की शांति व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसे देश निकाला दे दिया जाता था और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तो इस प्रकार अपनी आचार संहिता पर कौटिल्य बहुत दृढ़ है और बहुत महत्व देते हैं उसको, कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को उस आचार संहिता का पालन करना चाहिए, जिस आचार संहिता का मूल मंतव्य है राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए और जन कल्याण होना चाहिए।
अंत में कौटिल्य सेवानिवृत्ति की बात भी करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में सेवानिवृत्ति के उस तरह परिलाभों का जिक्र नहीं मिलता जिस तरह के परिलाभ आज हम देखते हैं कि पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है। सेवानिवृत्ति के संदर्भ में हम सिर्फ इतनी बात कह सकते हैं कि राज्य वयोवृद्ध राज्य कर्मचारियों के भरण पोषण हेतु उत्तरदायी है। अगर एक व्यक्ति जो उत्तराध्यक्ष बना दिया है हमने, उत्तराध्यक्ष बनने के बाद भी अगर उसकी कार्य क्षमताएं क्षीण हो गई है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य की होगी, उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अगर उसके परिवार में विवाह योग्य कन्या है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य की होगी, शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ठीक है, तो यद्यपि राज्य लोक कल्याणकारी है और अपने समस्त नागरिकों के लिए ये कार्य कर रहा है, किंतु राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से भरण पोषण जितना पैसा देना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन भी इसीलिए है कि एक राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और यहाँ कौटिल्य भी भरण पोषण के लिए राज्य को उत्तरदायी बना रहे हैं, तो हम इसको सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से ये सेवानिवृत्ति लाभ आज के ज़माने के हिसाब से तो इनमें कोई तारतम्य नहीं बैठता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सेवानिवृत्त होने के बाद कौटिल्य राज्य से अपेक्षा करते हैं कि कर्मचारी को अकेला मत ना छोड़ा जाए और कर्मचारी की जिम्मेदारी राज्य के द्वारा वहन की जाए। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम कार्मिक प्रशासन के बारे में बात करते हैं, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन व्यवस्था, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की बात हमने की। आप सब इसे अपने पुस्तकों से पढ़िए, कौटिल्य अर्थशास्त्र से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं कह रही हूँ, कोशिश कीजिए, अगर आप समझ सके तो बहुत अच्छी बात है। और इससे संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप ज़रूर से हमसे संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए और उन सवालों का जवाब देने का प्रयास हम ज़रूर से करेंगे। और आगे अध्ययन करते रहिए, इस विषय पे नई जानकारी आपको प्राप्त होती है तो वो भी हमसे शेयर कीजिए, हम भी अपडेट होंगे और आपसे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में इसको प्रसारित कीजिए, मतलब कि शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।